ओके, हर हर महादेव मित्रों। चलिए शुरू करते हैं, ध्यान दीजिएगा, फोकस कीजिएगा अच्छे से। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, किधर गया मैं, हाँ, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, इट इज द लास्ट डे, सो पहले 1 घंटा अपन फोकस कर लेते हैं कि हमको आगे किस तरीके से गाइडेंस चाहिए, चाहे बुक्स वगैरह कैसे यूज करने उन चीज़ों के ऊपर। एंड प्रोबेबली आइसक्रीम आने के बाद तुम उससे नशे करोगे, सो मुझे ऐसा लगता है कि उसके पहले काम की चीज़ें हो जानी चाहिए, ठीक है। सो पूरा ध्यान बोर्ड के ऊपर दीजिएगा, फोकस करना अच्छे से। मैं सबसे पहले आपको गाइड करने वाला हूँ। ट्राई कीजिए ड्यूरिंग दिस एंटायर 1 आवर आप किसी से भी बात ना कीजिए, किसी को भी डिस्टर्ब ना कीजिए, बिकॉज वॉट एवर आई एम टेलिंग यू राइट नाउ ये रफली आपके पूरे प्रिपरेशन के ऊपर असर कर सकता है और एग्जाम के अंदर आपसे 4 से 5 मार्क आपको बढ़ा सकता है, जस्ट फॉर द पर्पज ऑफ ऑप्टिंग द थिंग्स एंड हाउ यू कैन डू दैट। इज इट वेरी क्लियर? सो बाकी सब छोड़ दीजिए, लिखना विखना कुछ नहीं है, ये मैं आपको फोटोज वगैरह शेयर कर दूंगा, आपका मुझे सिर्फ अटेंशन चाहिए, ठीक है, बाकी कुछ नहीं चाहिए। जितना अटेंशन आपने उसको भी नहीं दिया होगा उतना मुझे चाहिए। स्टार्ट करते हैं, फोकस करना अच्छे तरीके से, बोर्ड के ऊपर ध्यान देना। आर यू गाइस रेडी? चलिए शुरू करते हैं, ध्यान देना प्लीज। सब छोड़ दो, आई एम टेलिंग यू, सब छोड़ दो। हर एक स्टेप इंपॉर्टेंट है, हर एक वर्ड इंपॉर्टेंट है जो मैं इस लेक्चर का बोल रहा हूं। इफ यू मिस ऑन समथिंग, सी सिंपल है, ये लेक्चर सुनते बहुत है, बहुत सारे बच्चे इस लेक्चर को सुनते हैं पर बहुत सारे बच्चे इंप्लीमेंट नहीं कर पाते इन्हीं हरकतों की वजह से। बहुत सारे बच्चे इसको इंप्लीमेंट नहीं कर पाते बिकॉज सी साइंटिफिकली इट इज प्रूवन, यू लिसन 100, you remember 60 only and you consider to implement 30 only and you do only 10. This is how the life goes. So try करो कि आप सुनो तो सही पर उसका मैक्सिमम रिटेंशन आपके साथ में रहे। और ये अभी की बात नहीं है, ये थ्रू आउट अगले 7-8 महीने रहना चाहिए तो जाके फायदा, अदरवाइज देयर इज नो हेल्प ऑफ इट। प्लीज डू अंडरस्टैंड। अरे गाइस अंडरस्टैंडिंग? सो मैं जो बोल रहा हूं उसको 100% समझिए, 100% देखिए कि मैं कहने की क्या कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। लेट्स अंडरस्टैंड कि स्टार्टिंग से मैंने क्लास के अंदर क्या अप्रोच रखा है। पहले तो एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट का अप्रोच समझते हैं कि जब आपने एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट पढ़ा, फॉर एग्जांपल अकाउंट्स, सेमी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट सच एज डीटी, या आगे जाके तुम प्रैक्टिकल सब्जेक्ट पढ़ोगे सच एज कॉस्टिंग और एफएम वगैरह, तो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में सिचुएशन क्या होता है कि टीचर, मैं किसी के टीचिंग पे कमेंट नहीं कर रहा, आई एम जस्ट टेलिंग कि नॉर्मल अप्रोच क्या होता है किसी भी क्लास का। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में क्लास का बेसिक अप्रोच होता है कि कंसेप्ट जो है वो आपको सबसे पहले पढ़ाया जाता है। कंसेप्ट के हिसाब से एक तो अगर कॉस्टिंग या एफएम का पेपर होगा तो फॉर्मूला डिराइव किया जाता है, अगर अकाउंट्स का पेपर होगा तो फॉर्मेट डिराइव किया जाता है, और उस फॉर्मूला और फॉर्मेट को आपको कहा जाता है कि भैया इसको याद कर लो, और उस फॉर्मूला और फॉर्मेट के बेसिस पे आपकी तगड़ी प्रैक्टिस हो जाती है। दिस इज अ वेरी सिंपल वे टू एब्सॉर्ब अ थिंग इन एनी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट कि आपको कंसेप्ट बता दिया, कंसेप्ट से एक फॉर्मूला या फॉर्मेट डिराइव कर लिया, ये फॉर्मूला फॉर्मेट से आपको बोल दिया भाई साहब आप प्रैक्टिस कर लो बड़े अच्छे से, या क्लास में बैठ के ही 100-200 सवाल पर चैप्टर के सॉल्व करवा के आपकी प्रैक्टिस करवा दी जाती है। हाँ, ऑब्वियस सी बात है कि ड्यूरिंग दैट प्रैक्टिस ऑल्सो यू अंडरस्टैंड फ्यू मोर कंसेप्ट्स, ठीक है, कि कुछ एडिशनल कंसेप्ट्स आप इसमें समझते हो पर वो उतने बड़े नहीं रहते, दोस आर जस्ट एसोसिएटेड और सप्लीमेंट्री कंसेप्ट जो ओरिजिनल कंसेप्ट आपने पढ़ा है उसके मामले में। इज इट? बच्चों बोलो हाँ या ना, एवरीबडी यस और नो। क्या ऐसा ही होता है किसी भी प्रैक्टिकल पेपर में? एवरीबडी बोलो हाँ या ना। तो अब बहुत गौर से सुनिएगा, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में कंसेप्ट पढ़ाने के लिए 10 से 20% समय दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल इफ इट इज 100 आवर्स ऑफ बैच, मैं एग्जाम्पल के तौर पे बोल रहा हूं, कोई भी बैच 100 आवर्स का नहीं होता, बट फॉर एग्जाम्पल इफ इट इज 100 आवर्स ऑफ बैच, 10 to 20% टाइम विल बी स्पेंट ऑन कि भाई साहब आपको कंसेप्ट समझाना है। फर्दर 10 to 20% टाइम विल बी स्पेंट ऑन कि फॉर्मूला क्या है या फॉर्मेट क्या है वो समझाने के लिए। मतलब 10 से 20 घंटे आपके जाएंगे बैच के कंसेप्ट को समझाने के लिए, और 10 से 20 घंटे आपके जाएंगे फॉर्मूला या फॉर्मेट को समझाने के लिए। और फिर उसके बाद में लगभग बैच का 60 to 70% पोर्शन is goes on just writing the answers, practicing the answers, writing the formats, practicing the formats. हाँ, ऑब्वियस सी बात है, हर नए प्रॉब्लम के साथ में आप छोटे मोटे नए एडजस्टमेंट सीखते हो, हर नए प्रॉब्लम के साथ। इज इट?
सो अगर हम बात करें, इफ इट इज अ बैच ऑफ रफली अराउंड 200 आवर्स, जो एक नॉर्मल बैच होती है किसी भी अकाउंट्स वगैरह या कॉस्टिंग वगैरह सब्जेक्ट की, तो लगभग आप ऐसा समझ लीजिए आपसे आपके 20 से 30 घंटे या 20 से 40 घंटे जा रहे हैं कंसेप्ट समझने में, आपके 20 से 40 घंटे जा रहे हैं फॉर द पर्पज ऑफ 20 to 30 hours is going for the concept, your 20 to 30 hours is going for the formula, and around 120 to 140 hours is going for the purpose of practice. Is it? बोलो yes or no? ये एक नॉर्मल प्रैक्टिकल सब्जेक्ट का स्ट्रेटेजी होता है इंप्लीमेंट करने का। इसके एडिशन में भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में फायदा ये होता है कि तुम इसके ऊपर खुद का सेल्फ प्रैक्टिस भी करते हो। सेल्फ प्रैक्टिस इट्स डिपेंड ऑन तुमको कितना समय परमिसिबल है, पर रफली अराउंड ऐसा कहा जाता है 100 आवर्स तो हर एवरेज पर्सन जो पास होता है वो प्रैक्टिस करता ही है। हर पर्सन जो पास होता है वो 100 आवर्स का प्रैक्टिस करता ही है, उसके सिवा पास होना मुश्किल है। नाउ दिस इज हाउ द प्रैक्टिकल सब्जेक्ट गोज। व्हाई आई एम टेलिंग यू सो मच? बिकॉज आई हैव रफली फॉलोड द सेम अप्रोच इन थ्योरी सब्जेक्ट। ठीक है, ये सेम अप्रोच मैंने आपके साथ लॉ के अंदर पिछले 80-90 लेक्चर में फॉलो किया है। व्हाट आई हैव डन, आई हैव गिवन यू द कंसेप्ट, मैंने आपको लॉजिक समझाया, मैंने आपको कंसेप्ट समझाया, जैसे रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस मैंने आपको अच्छे कंसेप्ट समझा दिया, पर ये कंसेप्ट के हिसाब से लिखने के लिए आपके पास फॉर्मूला नहीं था टू डिराइव AWPs, आंसर राइटिंग पॉइंट की 4-4, 5-5 पेजेस को, 2-2, 3-3 पेजेस को इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल के हमने जमा करके 7-8 पॉइंट्स में कवर कर लिया। आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग? और इसके बेसिस पे हमने क्लास के अंदर आंसर राइटिंग पॉइंट्स, आंसर राइटिंग के प्रैक्टिस की, हमने टेस्ट सीरीज के पेपर्स दिए, बोलो हाँ है ना? सो हमने इसका प्रैक्टिस भी किया। इज इट? अब इशू क्या है, प्रॉब्लम क्या है, वो मैं आपको समझाता हूं कि प्रैक्टिकल और थ्योरी सब्जेक्ट में इशू क्या है। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में आपको पढ़ाने के लिए, कंसेप्ट पढ़ाने के लिए 10 से 20% समय ही लगता था। But as you know and you have been with me for last 80 lectures, you know that कि यहाँ पे theory subject में concept पढ़ाने के लिए लगभग 70 to 80% समय लग जाता था। Is it? नहीं, चलो थोड़ा सा और optimistically अगर हम जाए तो 60 to 70% तो समय लग ही जाता था ना कंसेप्ट पढ़ाने के लिए, कि भैया हम तो पढ़ाई कंसेप्ट पढ़ाने के लिए थ्योरी सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा समय इन्वेस्ट हो रहा है। फिर इस कंसेप्ट पर से मैं आपको AWPs बना देता था, आंसर राइटिंग पॉइंट, जिसके ऊपर हमारा 10 से 20% समय जाता था। इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल से हमने ICI के मॉड्यूल से सारे AWP बनाए हैं। वी हैव जस्ट इंश्योर कि हमारा फॉर्म्यूला ICI मॉड्यूल के हिसाब से 100% रहे। अब जो भी बच्चे इस लेक्चर को यूट्यूब पे आप बाद में देख रहे हैं, ये AWPs हमने ICI मॉड्यूल से ड्राइव करनी चाहिए, अगर आपने नहीं किया है तो, पर ICI मॉड्यूल से होने चाहिए। सो 10 to 20% हमारा ICI मॉड्यूल के हिसाब से फॉर्मूला बनाने में जा रहा है, which ultimately results in a disadvantage कि हमारे पास प्रैक्टिस के लिए हार्डली 10 से 20% समय बचा था क्लास टाइम का। अब मैं क्या करता? ऐसा तो है नहीं कि 400 घंटे की बैच है, मेरी भी बैच 200 घंटे की, एवरेज 200 घंटे जिस सब्जेक्ट के लिए लगनी चाहिए, मेरी बैच भी 200 आवर्स की ही है। अब उसके अंदर थ्योरी सब्जेक्ट का ये डिसएडवांटेज समझे कि हमको भैया 60 से 70% समय सिर्फ पढ़ाने में लगा देना पड़ता है। सो अराउंड थ्योरी सब्जेक्ट का अगर मैं आपको बोलूं तो 120 to 140 आवर्स वी हैव इन्वेस्टेड फॉर द अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट। वी हैव इन्वेस्टेड रफली 20 to 30 आवर्स फॉर द पर्पज, मतलब आप डेली के 10-10 मिनट पकड़ो या 15-15 मिनट पकड़ो पिछले असली लेक्चर के 80 लेक्चर्स के, तो विल अंडरस्टैंड रफली अराउंड 20 to 30 आवर्स वी हैव इन्वेस्टेड इन आंसर राइटिंग। इज इट? यस और नो? सॉरी माय मिस्टेक, AWP। एंड उसके बाद में 20 to 30 आवर्स ही हमारे अगर बचते हैं तो वो बचते हैं हमारे प्रैक्टिस के लिए। अब आप सोचिए, थोड़ा सा सोचिए मैं क्या कह रहा हूं, उसके ऊपर थोड़ा गौर कीजिएगा। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में 120 से 140 घंटे क्लास के और एडिशनल 100 घंटे प्रैक्टिस के देने के बाद आपके चांसेस होते हैं कि आप प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में 100 मार्क्स का पेपर सॉल्व कर पाओ। इज इट? अब मुझे एक बात बताओ, 20 to 30 आवर्स का थ्योरी में प्रैक्टिस, हालांकि दोनों पेपर लिखने के ही है, और प्रॉब्लम यह है कि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में भाई साहब फॉर्मूला तो आपको फटाफट याद हो सकता है, फॉर्मेट जल्दी आ सकता है। यहां तो भाई साहब AWP तो मतलब हर एक सेक्शन के आंसर राइटिंग पॉइंट्स है, जिनको रिमेंबर करने के लिए अलग ताकत लगानी है। सी प्लीज डू अंडरस्टैंड, आई एम नॉट अगेंस्ट एनी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, बट ये हमारे ऑक्यूपेशनल हजार्ड्स है।
इजंट इट? तो इसके AWP अलग से याद रखने हैं भाई साहब हमको, और इसके हिसाब से हमको सब कुछ सॉल्व करना है, क्योंकि हमारा फॉर्मूला है। आप इसके AWP के हिसाब से अगर सॉल्व नहीं करोगे, यू डोंट, मतलब आप मत एक्सपेक्ट करो कि कोई मार्क्स आएगा। ICI के आंसर राइटिंग पॉइंट के हिसाब से जो लिखेगा उसे मार्क्स आएगा, बात सिंपल है। उसमें कोई मतलब जबरदस्ती कोई भी दूसरा लॉजिक क्रिएट करने की कोई जरूरत नहीं है। आपने ICI मॉड्यूल के हिसाब से आंसर राइटिंग पॉइंट लिखे, आपको मार्क्स मिलेंगे, दैट इज अ सिंपल लॉजिक। प्रॉब्लम यह है फॉर्मूला फॉर्मेट आपको इजीली याद हो जाएंगे, बट दीस AWP, दैट टू ऑफ 140 सेक्शंस, अदर लॉज, इंटरप्रिटेशन, GCA, फेमा, इन सब के मिला के AWP याद रखना इज नॉट अ जोक। ऊपर से ये पेपर अगर राइटिंग प्रैक्टिस वाला है, 120 to 140 आवर्स अगर आपके यहां पे राइटिंग पे जा रहे हैं, प्लस एडिशनल 100 आवर्स जा रहे हैं, कंपेयर टू दैट वी हैव डन नथिंग इन दिस ईयर। हालांकि दोनों पेपर राइटिंग के हैं। आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग? जोर से बोलो यस और नो। सो व्हाट यू नीड टू डू, हाँ अब मैं ये नहीं बोल रहा हूं 120 to 140 आवर वापस देने हैं। आई विल गिव यू सिंपल सॉल्यूशंस। आ जाइए बेटा अंदर, पीछे ही कहीं तो भी बैठ जाइए फर्स्ट। So I'll give you simple solution। जैसे भी जिधर भी बैठ रहे हो, बिना कोई हलचल किए सिर्फ बोर्ड के ऊपर ध्यान दो, बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन चल रहा है, ठीक है? बैग सिर्फ बाजू में रख दो और चुपचाप बैठे रहो। सो प्लीज टू अंडरस्टैंड, जहां पे 120 to 140 आवर्स की आपकी क्लास में प्रैक्टिस हो गई है प्रैक्टिकल सब्जेक्ट की, हमारी यहाँ पे 20 to 30 आवर्स ही हुई है, बट वी कैन नॉट हेल्प इट बिकॉज आई हैव टू लिमिट द बैच विद इन 200 आवर्स। इससे ज्यादा ले नहीं सकता। फिर भी हमने 5-10 लेक्चर एक्स्ट्रा ही एक्सटेंड किए हैं फॉर द पर्पज ऑफ रिविजन। तो सर क्या अभी हमको वापस 120 से 140 घंटे का राइटिंग मेहनत वगैरह करना पड़ेगा? जेन्युइनली बोलू तो करना तो चाहिए, जेन्युइनली बोलू, पर तुम्हें भी पता है और मुझे भी पता है ये पॉसिबल नहीं है। इज इट? जेन्युइनली बोलू एज ए टीचर कि हाँ क्या करना है। कोई डायरेक्ट एंट्री वाला जिसका अटेम्प्ट थोड़ा सा मे के बाद में, उसमें तो करना ही चाहिए, उसके पास तो ऑप्शन ही नहीं है डायरेक्ट एंट्री वालों के पास। पर क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास समय है। इट्स नॉट बिकॉज फाउंडेशन और डायरेक्ट एंट्री अभी हो गए, सभी इक्वल हो गए। सो जेन्युइनली बोलूं तो 120 से 140 घंटे की मेहनत तो फर्दर करनी चाहिए, पर यू ऑल्सो नो दैट एंड आई ऑल्सो नो दैट इतना समय हमारे पास नहीं है। और अगर करना भी है, मतलब रादर ये 120 से 140 घंटे प्लस ये 100 मार्क्स, ये 100 आवर्स, ये टोटल मेहनत करना, मतलब 240 घंटे यहां से मेहनत करना। यू ऑल्सो नो दैट, आई ऑल्सो नो दैट कि भाई ये पॉसिबल नहीं। सो देन व्हाट टू डू? तो विल गो फॉर सम स्मार्ट वर्क। बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा व्हाट यू हैव टू डू। सबसे पहली बात, कुछ भी कर लो 240 घंटा टोटल इसके बाद मेहनत करना नहीं है किसी को करने की। हाँ, अनलेस एंड अनटिल यू हैव डन द लेक्चर्स प्रॉपर्ली। तुम अपसेट नहीं हो, तुमको सब कुछ पता है, AWP तुम्हारे पास लिखे, हर एक कंसेप्ट तुम्हें क्लियर है, तब की मैं बात कर रहा हूं। अगर तुम्हारे कंसेप्ट क्लियर नहीं है, AWP तुमने लिखे, तुमने लेक्चर मिस किए हैं, तो तुमको उतने एडिशनल आवर्स ऐड करने पड़ेंगे। देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट इट। सो तुम्हें करना क्या है? सिंपल सी बात है, फॉर ऑल दिस सिचुएशन अलॉट नॉट 240, 100 आवर्स माइनस करते स्ट्रेट अवे 150 आवर्स। एग्जाम तक के बोल रहा हूं मैं, अभी नहीं, एग्जाम तक के। whenever you get time you allot 150 hours। 150 hours में से आपको प्रैक्टिस क्या करना है? बहुत सिंपल चीज आपको प्रैक्टिस करनी है। स्टेप नंबर 1, कंसेप्ट उठाओ, कोई भी एक सेक्शन उठाओ या कंसेप्ट उठाओ, उसके AWPs पढ़ लो सारे के सारे, ठीक है? कंसेप्ट उठाओ, उसके AWPs पढ़ लो। स्टेप 1, AWPs जैसे कि वैसे रिसाइट करने की कोशिश करो। मैं मगअप नहीं बोल रहा हूं, मैं रिसाइट बोल रहा हूं। बिना समझे याद करने को मगिंग अप कहते हैं, पर कंसेप्चुअली हम ऑलरेडी समझ चुके हैं और उसको बार बार रिपीट करने को हम रिसाइटिंग कहते हैं। और बिना समझे मगअप करने पे कुछ याद आने के चांसेस कम है, पर अगर आपने कंसेप्चुअली समझा है और बाद में आप उसको रिसाइट कर रहे हो, तो उसके याद आने के चांसेस हमेशा अच्छे होंगे, क्योंकि आपका बेस स्ट्रांग बना है। इज इट वेरी क्लियर? सबको समझ में आ रहा है? बच्चों बोलो हाँ या ना। बच्चों, एवरीबॉडी इज अंडरस्टैंडिंग दिस? सो AWPs को आप रिसाइट कर लो। सेक्शन उठाओ, कंसेप्ट उठाओ, AWP को रिसाइट करना है। क्या करना है बोले एक बार उसे? रिसाइट। रिसाइट मतलब याद करना है कितने AWPs है, 5 है, 6 है, 10 है, 15 है, जितने हैं। अगर बहुत ज्यादा AWP है तो डिवाइड एंड रूल करो। वैसे हर जगह पे जहां पे बहुत ज्यादा AWP है, मैंने खुद नहीं डिवाइड करके दिए है। तो बहुत ज्यादा AWPs है तो डिवाइड और रूल करो। अगर
टू मच एडब्ल्यूपीज आपको दिखते हैं, कुछ कुछ है सेक्शन जिसके अंदर 10-10, 12-12, 15-15 एडब्ल्यूपीज लिखे हैं अपन ने, आंसर राइटिंग पॉइंट्स, बोलो हाँ है ना? तो डिवाइड और रूल करो, सेग्रीगेट सेक्शंस में डिवाइड कर लो, जैसे सेक्शन 8 कंपनी, उसमें बहुत सारे एडब्ल्यूपी है, तो अलग अलग ब्लॉक्स में उसको डिवाइड कर लो और फिर याद करो, जहां जहां पे भी ऐसा है मैंने चार्ट बुक के अंदर इसको डिवाइड करके दिया है। फिर उसके बाद में व्हाट यू हैव टू डू, स्टेप नंबर 2, क्वेश्चन एंड आंसर बुक खोलो और 1:2 के प्रपोर्शन में हर चीज सॉल्व करो। कौन से प्रपोर्शन में? 1:2। 1:2 प्रपोर्शन क्या है? 1 क्वेश्चन राइटिंग में सॉल्व करने का और 2 क्वेश्चन स्क्रैबलिंग करने का। एक क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने का? राइटिंग, और 2 क्वेश्चन का क्या करना? स्क्रैबलिंग। अब स्क्रैबलिंग तुम्हें पता है, मैंने आपको कई बार करके दिखाया है। इज इट वेरी क्लियर? सो 1 क्वेश्चन यू राइट डाउन एंटायर एग्जाम फॉर्मेट में, 2 क्वेश्चन स्क्रैबल करना। इफ यू गो विद दिस फॉर्मूला, नॉर्मली एक एडब्ल्यूपी याद करने के लिए आपको लग सकता है लगभग 10 मिनट, 10 मिनट्स, इससे ज्यादा लगना नहीं चाहिए, मैक्सिमम चलो 15 मिनट्स। और एक क्वेश्चन लिखने के लिए और 2 क्वेश्चन स्क्रैबल करने के लिए, एक क्वेश्चन लिखने के लिए और 2 क्वेश्चन स्क्रैबल करने के लिए, एक क्वेश्चन लिखने के लिए नॉर्मली हम 7 मिनट देते हैं, चलो मैंने आपको 10 दिए, और 2 क्वेश्चन स्क्रैबल करने के लिए फर्दर 10 मिनट, क्योंकि एक ही कंसेप्ट के 2 क्वेश्चन कर रहे हो ना आप। इज इट वेरी क्लियर? सो लगभग इसमें आपको लिख रहे हैं लगभग 20 मिनट्स, ठीक है? तो जोड़ जुगाड़ करके थोड़ा सा अगर मैं इसको क्रंच करूं, थोड़ा सा इफिशिएंट लेवल पे बोलूं, तो 30 मिनट्स के अंदर आपके 3 क्वेश्चन और 1 एडब्ल्यूपी होना चाहिए, जो आपने ऑलरेडी पढ़ा है। हाँ, जो नहीं पढ़ा है, जिसमें आपको दिक्कत है, ये उनके लिए जो ऑलरेडी पढ़ा है, कंसेप्चुअली क्लियर जो है, वो सब चीजों के लिए। चलो, ये भी नहीं, ये भी नहीं, मैं आपको रादर बोलूंगा 45 मिनट्स, ना तुम्हारा ना मेरा। कितना बोले एक बार उसे? 45 मिनट्स। अगर आप ऐसा करते हो, अगर आप ऐसा करते हो, तो लगभग आप ऐसा समझ लीजिए कि 1.5 आवर में आपके 2 कंसेप्ट और कितने तो भी एडब्ल्यूपीज हो जाएंगे। अब आप सिंपल वर्ड्स में इतना ही समझिए कि 150 आवर्स अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो, 150 आवर्स फर्स्ट प्रिपरेशन के लिए, फर्स्ट प्रिपरेशन में बोल रहा हूं, बाद में रिवीजन वगैरह सब इजी हो जाएगा, डोंट वरी। तो 150 आवर्स में मल्टीप्लाइड बाय 60 मिनट्स के हिसाब से अगर मैं बोलूं, तो इट इज लगभग कितना? 9000 मिनट्स। अरे बोलो हाँ या ना? अब 9000 मिनट्स डिवाइडेड बाय 45 मिनट्स, सफिशिएंट टाइम, तो कितना हो रहा है बोले एक बार? 200। नाउ 200 कंसेप्ट्स आपके हो रहे हैं और लगभग ये 45 मिनट्स में 3 क्वेश्चन आपके हो रहे हैं, मतलब 600 के आसपास आपके क्वेश्चंस एंड आंसर्स कंप्लीट हो सकते हैं, क्योंकि 200 तो कंसेप्ट्स होंगे ना, और पर कंसेप्ट आपके 3 क्वेश्चन होंगे, तो 600 क्वेश्चंस आपके हो सकते हैं फर्स्ट रीडिंग के अंदर। बट इट इज नॉट दैट इजी, सोचते समय कर कोई नहीं पाता। रीजन इज डिसिप्लिन की बहुत जरूरत है इसमें। आपको टाइम क्लॉक, वॉच, टाइमर या स्टॉप वॉच ये लेके बैठना पड़ेगा। आप कई बार इस प्रोसीजर के अंदर फेल होंगे, कई बार इस प्रोसीजर में उठोगे, कई बार जल्दी होगा, 30 मिनट्स में ही होगा, कई बार हो सकता है 45 मिनट्स में भी नहीं होगा, बट ऑन एन एवरेज अगर आप टोटल करोगे तो 45 मिनट्स में हो जाएगा। हो सकता है बायबैक जैसे कंसेप्ट के लिए आपको हो सकता है ज्यादा समय लग जाए, हो सकता है आपको दूसरे कंसेप्ट के लिए कम समय लग जाए। इज इट वेरी क्लियर? पर ऑन एन एवरेज 45 मिनट्स इज मच मोर देन इनफ। और अगर मैं आपको एक सिंपली बोलूं तो एक ह्यूमन माइंड का अटेंशन स्पैन साइंटिफिकली प्रूव्ड है 45 मिनट्स तक के होता है, ठीक है? उस हिसाब से ही ये फॉर्मूला मैं आपको दे रहा हूं कि एक चीज के ऊपर बैठो, 45 मिनट्स पढ़ो, रपारप कंप्लीट करो, पर 150 आवर्स आपको देना ही है एग्जाम तक। मैं बोल रहा हूं 150 आवर्स मतलब कितने हो गए? अगर सर अब ये 150 आवर्स में किस प्रकार से दूं, सो आपने हर एक चीज 45 मिनट्स के प्रोपोर्शन में डिवाइड करके रख लेनी है। इज इट वेरी क्लियर? सो आप ऐसा समझ लो, लगभग आप 3 घंटे अगर दोगे दिन का, 3 घंटे दिन का, फिर भी 50 डेज के अंदर आपके पूरी की पूरी प्रिपरेशन कंप्लीट हो जाएगी आफ्टर एग्जाम। 3 घंटा लॉ के लिए आफ्टर एग्जाम। सर 6 सब्जेक्ट है, 3 घंटा में कैसे दूं? ये तो मैं बोल रहा हूं जब आप ग्रुप 1 प्रिपेयर कर रहे हो उस वक्त 3 आवर्स, आप इसको 6 आवर्स करो, पूरा इसको कंप्लीट कर लो, फिर ग्रुप 2 उठा लो, या अभी से भी आप 3 घंटा दे सकते हो। मैं बोल रहा हूं एग्जाम तक के कभी भी आपको 3 आवर्स देना है, एग्जाम तक के कभी भी 150 आवर्स खत्म हो जानी चाहिए, ठीक है? एग्जाम के पहले 15-20 दिन पहले, फिर लास्ट 15 डेज में क्या करना है आई विल टेल यू, जस्ट डोंट वरी। यहां तक समझ में आ रहा है? पक्का है ना? ये फॉर्मूला समझ में आ रहा है? बोलो यस और नो बच्चों, बोलो यस और नो। आइडिया क्लियर हो रहा है मैं क्या कह रहा हूं? एवरीबॉडी प्लीज टेल मी, सबको आइडिया क्लियर हो रहा है मैं क्या कह रहा हूं? बोलो हाँ या ना? ओके, नाउ व्हाट आई विश टू से इज नेक्स्ट स्टेप।
ये चलो हो गया 45 मिनट्स का इक्वेशन। स्टेप नंबर 3, बात यहां खत्म नहीं होती है। स्टेप नंबर 3 में जो कंसेप्ट आपको समझ में नहीं आ रही, या जो कंसेप्ट आपको डिफिकल्ट जा रहे हैं, या जो क्वेश्चंस आपको डिफिकल्ट जा रहे हैं, या जो आउट ऑफ लॉजिक लगते हैं, जो आपको समझ में नहीं आ रहे हैं, मतलब समझ में आ गए पर आपसे टैकल नहीं हो रहे हैं, जो आपको लग रहा है इंपॉर्टेंट है, जो ऐसे कंसेप्ट जहां आपने मिस्टेक्स किए, ठीक है, ऐसे कंसेप्ट जहां पे आपने ब्लंडर किया, टोटली कंसेप्ट ही उड़ा दिया, वो सब चीजों को मार्क करके रखिए 5 स्टार या 4 स्टार बेस्ड ऑन देयर डिफिकल्टी। वो सब चीजों को 4 स्टार 5 स्टार मार्क कीजिए। यह है आपका स्टेप नंबर 3। जिसने 4 स्टार 5 स्टार मार्क किया उसके ही चांसेस है कि वो सेकंड रिवीजन के ऊपर जा पाएगा। दिस स्टेप इज वेरी नेसेसरी टू लैंड अपॉन रिवीजन 2। This step is very necessary to land upon revision 2. If you do not do this, then you are doing donkey work. गधे की मेहनत कर रहे हो, निकलेगा कुछ नहीं। आपने एक बार पूरा बुक पढ़ने के बाद वापस से अगर आपको पूरी बुक पढ़नी पड़ रही है तो फिर तुमने पहली बार पढ़ा क्या? आपने एक बार पूरा का पूरा मॉड्यूल करने के बाद, क्वेश्चनियर करने के बाद वापस से सेम क्वेश्चनियर पूरा देखना पड़ रहा है, तो तुमने किया क्या? उल्टा तो मैं आपको मेंशन करना चाहूंगा, इसका एक लिस्ट आपके पास रेडी होना चाहिए। मैं आपको इसका एक एग्जांपल देना चाहूंगा। आ जाओ बेटा अंदर, पीछे के किधर तो भी बैठ जाओ फास्ट। लास्ट डे पे भी कैसे लेट आ सकते हैं? जल्दी। और जिधर किसी से कोई बात ना करते हो, सिर्फ बैग चुपचाप बाजू में रख के, बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन चल रहा है, किधर भी बैठो फटाफट सेटल हो जाओ, ठीक है। सो 5 स्टार 4 स्टार आपने इसको मार्क करना है, ठीक है, और इसका लिस्ट बना लेना है। मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा। मई 2007, मई 2007 मेरे साथ में एक बंदा पढ़ता था, अतुल करके, कुरकट, नागपुर से बिलोंग करता था। मेरा तो बहुत अच्छा दोस्त नहीं था, हाई बाय वाला फ्रेंड था। वो बंदे ने ये जो स्टेप है, स्टेप नंबर 3, ये स्टेप नंबर 3 इतना सीरियसली लिया था, स्टेप नंबर 3, कि उसका लास्ट 24 आवर्स का एक लिस्ट रेडी था, जिसके अंदर उसने लिखा था कि कौन सा टॉपिक कितने मिनट्स में उसको खत्म करना है, कौन सा टॉपिक कितने मिनट्स में उसको खत्म करना है, और उसमें से क्या क्या पढ़ना है, कितने कंसेप्ट, कौन सा आंसर राइटिंग पॉइंट्स याद रखना है, कौन से प्रॉब्लम उसको वापस से देखना है। दैट वाज हिज फाइनल लिस्ट। वो ऐसा 10 से 15 पेजेस का, 6 सब्जेक्ट के लिए 10 से 15 पेजेस का लिस्ट लेके घूमता था। और जब उसका सेकंड रिवीजन और थर्ड रिवीजन था, लास्ट 24 आवर रिवीजन, वो सिर्फ 10 से 15 वाली लिस्ट, और उसके बाजू में उसने एक और काम किया था। ये स्टेप 3 वाली जितनी भी चीजें है ना, हर एक सब्जेक्ट की एक 100 पेजेस की बुक के अंदर लिख के रख दी, 100 पेजेस की बुक के अंदर सब ये कंपाइल करके छोड़ दिया, ठीक है। तो एक 100 पेजेस की बुक लेता था और वो 10 से 15 पेजेस की लिस्ट लेता था, रप 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 पढ़ लेता था, ठीक है। सेम स्ट्रेटेजी उसकी फियांसे थी, मतलब वो शादी करने ही वाले थे। दोनों फाउंडेशन में रैंकर, दोनों इंटर में रैंकर, दोनों फाइनल पे रैंकर, दोनों के दोनों। मतलब मैंने देखा है अक्सर प्यार मिटाता है, यहां प्यार ने बना दिया। टू टेल यू, they were so precise, both of them so precise, उनको लास्ट 24 आवर का मिनट का कैलकुलेशन पता था बॉस, मिनट का। और ये तुम्हारे साथ भी हो सकता है अगर आपका ये लिस्ट रेडी हो जाए कि फर्स्ट रिवीजन के वक्त आपने ये जो आउट डिफिकल्ट वगैरह वाले सब चीजें आपने बाजू में लिस्ट बना ली। आप लिस्ट ही बनाओ। ये जो स्टेप 3 है ना, मैं आपको रिकमेंड करूंगा, मेक अ लिस्ट ऑफ इट, कि ये कंसेप्ट समझ में नहीं आया था, इसमें इतना समय लगा, ये प्रॉब्लम समझ में नहीं आया था, इसमें इतना समय लगा, ये प्रॉब्लम आउट ऑफ लॉजिक लगा, ये इंपॉर्टेंट लगा, ये सारी चीजें मैंने करनी है। खत्म हो गया ना। अब क्या भगवान से मिलना है क्या? 600 सवाल सॉल्व करके उसका इंपॉर्टेंट निकाल लिया, 200 कंसेप्ट सॉल्व करके उसका इंपॉर्टेंट निकाल लिया। अब क्या क्या मतलब, अब क्या विष्णु जी को बुलाए नीचे कि वरदान दो करके? आर यू अंडरस्टैंडिंग? अरे बोलो हाँ या ना। कुछ नहीं, फिर काम एकदम सिंपल है। स्टेप नंबर 4, ओनली रीड दिस लिस्ट, ओनली रीड दिस लिस्ट, गेम ओवर। यही करना है, यही मैंने किया है, यही हर सीए पास होने वाला स्टूडेंट करता है, और ये स्ट्रेटेजी फाइनल लेवल तक के काम करती है। बस यही करना है। पर टफेस्ट जॉब स्टेप नंबर 1 एंड स्टेप नंबर 2, ये 150 घंटे देना। दिस इज द टफेस्ट जॉब। जिसने इसको पार कर लिया ना,
वो लिस्ट बना लेगा, हो सकता है लिस्ट भी नहीं बना लेगा, पर वो एटलीस्ट सबके कंसिडरेशन में एडवांटेज में जरूर रहेगा कंपेयर टू एनी अदर पर्सन. दिस इज योर प्राइमरी प्लान. 150 घंटे इसके बाद देने पड़ेंगे. यू डोंट एक्सपेक्ट कि तुमने दर्शन सर की क्लास कर ली, फॉर दैट मैटर किसी की भी क्लास कर ली, तुमने कोई भी लेक्चर देख लिया. प्लीज डू अंडरस्टैंड, एग्जाम इज अबाउट यू, इट्स नॉट अबाउट मी. बच्चे हमें यूट्यूब पे पूछते हैं, मैसेज करते हैं, सर मैंने अभी साल भर ना पढ़ नहीं पाया सर, वो मैं फास्ट ट्रैक देख लूँ हो जाएगा क्या? व्हाट डू यू थिंक, क्या आंसर क्या दूं मैं? तुम क्या सवाल पूछ रहे हो मुझे पता है. 140 करोड़ की जनता के अंदर जो 5 लाख चार्टर्ड अकाउंटेंट मेहनत करके बने हुए हैं, उन 5 लाख चार्टर्ड अकाउंटेंट की कैटेगरी के अंदर आने के लिए, जिन्होंने जीवन झंड कर दिया इंक्लूडिंग मी, उनके कैटेगरी में आने के लिए यू आर आस्किंग मी एक 100 मार्क का सब्जेक्ट जो लॉ है उसको फास्ट ट्रैक बैच देख के पास हो जाओगे? यू आर आस्किंग मी दिस? व्हाट डू यू एक्सपेक्ट? क्या कहना चाहिए मैंने? आई विल ब्लंटली से नो, पर मैं कह नहीं सकता क्योंकि उस वक्त वो बंदे का इमोशनल ट्रॉमा इतना बेकार होता है. वो कहता है सर फास्ट ट्रैक करके हो जाएगा क्या? पूछता ही ऐसा है, मेरे को इमोशनल ट्रॉमा आ जाता है. अब उसको हाँ नहीं बोलूंगा तो पढ़ना छोड़ देगा, या तो फिर कहीं और ऐसे जगह पे जाएगा जहां पे इससे भी छोटे सॉल्यूशंस मिले. पास सीए इन 24 आवर्स, सिर्फ 24 घंटे में हर एक घंटा 1-1 साल का है. आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग? सो प्लीज डू अंडरस्टैंड, पास होने का हाईवे बना है. मैंने इसके पहले भी बोला था, पास होने का हाईवे रेडी है. इट जस्ट दैट यू हैव टू वॉक ऑन इट. तुम्हें उसके ऊपर चलना पड़ेगा. ठीक है? तुम्हारा शॉर्टकट निकालने जाओगे, नहीं होगा, पॉसिबल ही नहीं है. ये तरीका है, इससे सब पास होते हैं, इसी से तुम्हें पास होना पड़ेगा. हाँ, कोई इसका थ्योरी स्ट्रांग होता है, किसी का प्रैक्टिकल स्ट्रांग होता है. तुम्हारा थ्योरी स्ट्रांग होता है तो हो सकता है तुम्हें 150 आवर्स के 120 लग जाए, पर उससे कम नहीं हो सकते. मेरा प्रैक्टिकल स्ट्रांग था, मेरा थ्रू आउट लाइफ में प्रैक्टिकल स्ट्रांग था. मैथमेटिक्स वाज माय फेवरेट सब्जेक्ट. सीए फाइनल लेवल पे कॉस्टिंग, एफएम, अकाउंट्स मैंने एक बार पढ़ के पास कर लिया था. मेरे को समय नहीं लगता था. एक बार मैंने अकाउंट्स, कॉस्टिंग, एफएम पास सॉल्व कर लिया, मेरा हो गया काम. मैं उसके बाद में उसको देखता भी नहीं था. और लगभग तीनों सब्जेक्ट्स के अंदर मुझे नियर टू एग्जामिनेशन है. मेरा वीकनेस ही थ्योरी था. टू टेल यू प्रिसाइजली, सीए फाइनल फर्स्ट अटेम्प्ट में मैं लॉ में ही फेल था. सर लास्ट डे पे बता रहे हो, अब तो रिफंड भी नहीं मांग सकते. मैं आपको बताऊं, मैं एक चीज आपको मेंशन करना चाहूंगा. सीए फाइनल फर्स्ट अटेम्प्ट में मैं लॉ में ही फेल था, इसलिए मुझे पता है कि तुम कहां अटक सकते हो. मुझे हर गड्ढा पता है, हर रास्ता पता है जो मैंने खराब किया है. मुझे हर तकलीफ पता है तुम्हारी, जो मुझे पता है कि तुमको आ सकती है. तुम्हारा दर्द मैं समझ सकता हूं, इसलिए मैं लॉ पढ़ा सकता हूं. विवेकानंद जी का कोट है, मेरा नहीं है, स्वामी विवेकानंद. दोज हु गेट पास्ट कैन लीड, बट दोज हु गेट फेल कैन गाइड. कि कैसे गिरना नहीं है. और मैं वही कर रहा हूं. तुम उल्टा मुझे, मैंने ऐसा नहीं किया. मैंने मेरे स्टार्टिंग करियर के अंदर जब मैंने टीचिंग शुरू किया था, स्टार्टिंग में मैंने मैथ्स पढ़ाया है, मैंने कॉस्टिंग पढ़ाया है. पर उस वक्त मुझे पढ़ा के समझ में आया कि बच्चा जब मेरे पास क्वेरी लेके आता है तो मुझे इरिटेशन होता है. वो अभी होता है ना, 2-3 बच्चों को अर्निंग के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता है. वो स्टार्टिंग का स्ट्रगलिंग टाइम था, तो जो सब्जेक्ट मिले पढ़ा देते थे, पर मेन फोकस तो लॉ ही था पहले से. तो अब वो थोड़ा बहुत ब्रेड बटर निकल जाए इसके लिए हम 1-2 सब्जेक्ट पढ़ा देते थे. तो उस वक्त बच्चा आता था, क्वेरी पूछता था, मेरा दिमाग खराब होता है, ये क्वेरी कैसे हो सकता है. बट दैट वाज इन द प्रैक्टिकल सब्जेक्ट. थ्योरी सब्जेक्ट में तो मुझे क्वेरी पूछने के पहले मेरे को समझ में आ जाएगा क्या दर्द है. वाह वाह वाह. आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग? बिकॉज आई हैव सफर्ड थ्रू दिस. मुझे पता है कहां गिर सकते हैं. ऊपर से मेरी राइटिंग और ऊपर से मेरी स्पेलिंग्स. डोंट यू थिंक सो कि मेरी हालत तुमसे भी बेकार रही होगी? आई एम फ्रॉम मराठी मीडियम. आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग? ये एकदम भैंस क्यों अंदर आ गई? सो आई एम फ्रॉम मराठी मीडियम. इंग्लिश का मेरे साथ कोई वास्ता नहीं, मेरे को स्पेलिंग्स आते नहीं. ठीक है? ऊपर से मेरे लिए थ्योरी सब्जेक्ट जो मेरा वीकनेस था. सो इट हैज बीन वेरी स्ट्रगलिंग पीरियड फॉर मी कि भैया थ्योरी सब्जेक्ट को पास करना है. एंड दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू कि ये सब चीजें मैंने इंप्लीमेंट की है, तब मैं आपको बोल रहा हूँ. और कोई भी पास होने वाला बंदा इन चीजों को इंप्लीमेंट करता है, कोई भी पास होने वाला. बिकॉज इट इज वेरी सिंपल टेक्निक. इट जस्ट दैट हाईवे, मैंने क्या कहा, हाईवे रेडी है. तुम तुम्हारी फुटपाथ ढूंढने जाओगे, कब पहुंचोगे भगवान जाने. इज इट वेरी क्लियर गाइस? सबको समझ में आ रहा है पक्का? आ जाओ बेटा अंदर. कौन है? थोड्या वेळानंतर मी सांगेल. ठीक है? ओके. ये होने के बाद में मैं जा रहा हूं. अब ये समझ में आई, इतना प्लान समझ में आया, क्या मैंने लॉजिक दिया वो समझ में आया.
प्रैक्टिकल थ्योरी का डिफरेंस समझ में आया है सबको? बच्चों, लास्ट बेंचेस सबको क्लियर हुआ है? आइसक्रीम खाना नहीं, इतने सारे लोग आ गए हैं, रिवीजन के अंदर कोई नहीं आया था, नाल है, 2-3 चेहरे तो मेरे को नए दिख रहे हैं, ठीक, आई नहीं, लाइव स्ट्रीम में पढ़े थे हम अभी तक के सर जीवन में, ठीक है, लेट्स गो। अच्छा, यहां तक आइडिया क्लियर है? बच्चों बोलो हाँ या ना, एवरीबॉडी यस और नो? ओके, अब फोकस करना अच्छे से, प्लीज प्लीज, खत्म नहीं हुआ है। आई एम गोइंग, दिस इज योर स्टेप 1 गाइस, ये आपका स्टेप 1 है, ये जो अभी तक बोला वो स्टेप 1 है। नाउ आई एम गोइंग फॉर स्टेप 2, प्लानिंग अ सब्जेक्ट, ठीक है, ये फिनिश यहां पे। स्टेप 2 इज अ प्लान अ सब्जेक्ट। सी, भाई साहब जंग पे जाते हैं ना तो खुद का एक स्ट्रेटेजी लेके जाते हैं कि दुश्मन ने क्या किया तो मैं क्या करूंगा, दुश्मन ने कौन सा हथियार निकाला तो मैं कौन सा हथियार निकालूंगा, दुश्मन घोड़े पे आया तो मैं कौन सी तलवार निकालूंगा या भाला ही निकालूंगा, बोलो हाँ या ना। दुश्मन तीर चला रहा है तो मैं कौन सी ढाल यूज करूंगा। अगर हम एक जंग के लिए इतना प्रिपेयर करते हैं तो एक एग्जाम हमारे लिए जंग से कम है नहीं। द मोर यू स्वेट इन द प्रैक्टिस द लेस यू ब्लीड इन द बैटल, इट इज एज सिंपल एज दैट। जितना प्रैक्टिस में पसीना बहाओगे उतना खून रणभूमि में कम बहेगा, ठीक है, ये बहुत सिंपल चीज है जो आपने याद रखनी चाहिए। इसलिए प्लान ही ऐसा करो कि आपके सब्जेक्ट के अंदर आपको पता रहे कि आपका एरिया पावर कौन सा है। मैं अब बेसिकली आपको स्कोरिंग के 2-3 स्ट्रेटेजीज बता रहा हूं कि सी, ऐसा नहीं हो सकता पूरे 100 मार्क के सब्जेक्ट में हर जगह स्कोर हो जाए। तुम्हें पता होना चाहिए तुम्हारा फोर्टे क्या है, कि तुम कौन से स्ट्रेटेजी में उतरोगे। कैसे पॉसिबल है 100 के 100 मार्क में स्कोर हो जाए? इवन रैंकर्स ऑल्सो, दोज हु स्कोर अबव 70 मार्क्स, दे हैव देयर ओन फोर्टे कि ये चीज में मैं स्कोर करूंगा, इसमें मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा, ये चीज में मैं कॉम्प्रोमाइज कर लूंगा। दिस इज हाउ यू शुड प्लान। स्ट्रेटेजी नंबर 1, दिस वी कॉल इट एज अ अदर लॉ स्ट्रेटेजी, जो मैंने आपको कई बार इसके पहले बोली है। अदर लॉ स्ट्रेटेजी, व्हाट इज अदर लॉ स्ट्रेटेजी? सिंपल, फेमा घोट लो, फेमा में से 10 मार्क आने ही चाहिए, एवरेज। अब प्रोपोर्शन डिपेंड है, कम मार्क्स के लिए 8 से 10 मार्क के लिए फेमा आया तो तुम्हें 7-8 मार्क आने चाहिए। अगर 12 से 16 मार्क के लिए फेमा आया तो तुम्हें 12 तो आने ही चाहिए, 16 मार्क के लिए फेमा आता है तो 12 आने ही चाहिए, ठीक है। सो ऐसा समझ लो आपको फेमा में 8 से 12 मार्क चाहिए ही चाहिए, डिपेंडिंग ऑन कितने मार्क्स के लिए फेमा पूछा जाता है। इज इट वेरी क्लियर? फिर उसके बाद में आपका जीसी और इंटरप्रिटेशन, जो किसी की नहीं सुनते, उसमें भी अगर आप थोड़ा सा ध्यान दो तो जीसीए में मार्क्स कमाना सबसे मुश्किल है। जीसीए आता है 10 मार्क के लिए, 10 से 12 मार्क के लिए जीसीए आएगा, इसमें से आपको रफली लेके चलो 4 से 5 मार्क चाहिए, इससे ज्यादा हमको एक्सपेक्टेड नहीं है जीसीए से, क्योंकि कुछ भी लिखो तुम्हारा मैच तो वो लैंग्वेज होने वाला है नहीं। तो जीसीए से 4 से 5 नहीं है ना अपना पावरफुल एरिया, छोड़ दो, इट्स ओके। उसको 1-2 बार पढ़ने का, हर चैप्टर को जैसा पढ़ता है वैसे पढ़ने का, 4 से 5 मार्क उसमें से चाहिए। और इंटरप्रिटेशन में जीसीए से अच्छे मार्क आ सकते हैं। इंटरप्रिटेशन में क्योंकि एब्सोल्यूट आंसर राइटिंग पॉइंट मैंने बना के दिए कि यही लिखना, और इंटरप्रिटेशन में नॉर्मली डायरेक्ट सवाल आता है। अगर आपने थोड़ा सा रिसाइटिंग के ऊपर फोकस कर लिया, लैटिन मैक्सिमास याद कर लिया, थोड़े केस लॉज याद कर लिए और जाके वहां पे पेल दिए, तो प्रोबेबली आपको 6 से 7 मार्क आ सकते हैं 10 से 12 में से, ज्यादा नहीं, 6 मार्क एक एंगल से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं। रफली अराउंड अगर आपने ये इक्वेशन टैली कर दिया, इतना भी इक्वेशन अगर आपने टैली कर दिया, अगर मैं पेसिमिस्टिकली भी जाऊं तो अगर आपके 30 मार्क्स में से आपने लगभग कितने 20 to 22 मार्क्स इसमें से कमा लिए आउट ऑफ 30, 20 से 22 मार्क आपने कमा लिए आउट ऑफ 30, आप ऐसा समझ लीजिएगा आपका काम हो चुका है। अब आपको डरा तो कोई सकता नहीं। क्यों नहीं डरा सकता? बिकॉज अब लगभग बचे हुए 70 में से आपको 30 ही चाहिए, विच इज लेस देन 50%। पर इस चीज को अचीव करने के लिए आपका पूरा फोकस अदर लॉ पे होना चाहिए कि अदर लॉ में से मेरे को 20 से 25 तो चाहिए। मैंने ये स्ट्रेटेजी यूज किया था, हालांकि हमारे वक्त लॉ के अंदर डिवीजन एक्सेस इतना नहीं था, पर मैंने ये चीज यूज किया था जीएसटी के अंदर एंड कॉस्टिंग के अंदर। हमारे वक्त कॉस्टिंग और क्यूटी था फाइनल लेवल पे। क्यूटी आता था 30 मार्क्स के लिए, कॉस्टिंग आता था 70 मार्क्स के लिए। मैं आपको मेंशन करना चाहूंगा, क्यूटी में से मैंने प्लान करके रखा था 30 में से 25 तो चाहिए ही चाहिए, एंड आई एम वेरी श्योर मुझे आए होंगे। क्यों मैं बोल सकता हूं?
बचा हुआ 70 मार्क का जो कॉस्टिंग था ना, उसके अंदर दो सबसे बड़े चैप्टर्स थे, एक मार्जिनल कॉस्टिंग, एक स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, आगे आपको आएंगे। और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग ही आता था 20-25 मार्क के लिए, और मैंने हमेशा सुन के रखा था कि कॉस्टिंग का पेपर 80 मार्क से ज्यादा का सॉल्व नहीं होता, तो मैंने पूरा का पूरा एक चैप्टर जिसका वेटेज 20 से 25 मार्क का है वो पूरा ऑप्शन में छोड़ दिया था। मैं सिर्फ गया था क्वांटिटेटिव टेक्निक्स 30 मार्क्स, मार्जिनल कॉस्टिंग 30 मार्क्स एंड 10-15 मार्क्स थ्योरी के। मैं लिटरली 70 से 75 मार्क का पेपर लिख के आया, मेरे को कॉस्टिंग में 60 आए थे, एग्जाम्पशन .60। मैंने सेम जीएसटी और एक्साइज में किया। अभी तुम्हें जीएसटी है, हमारे वक्त था एक्साइज, कस्टम्स एंड सर्विस टैक्स। एक्साइज था 60 मार्क के लिए, कस्टम था 20 मार्क के लिए, सर्विस टैक्स था 20 मार्क के लिए। कस्टम मेरे को समझ में नहीं आता था, मैंने कस्टम 20 मार्क का पूरा ऑप्शन में छोड़ दिया। आई जस्ट टुक एक्साइज, 60 मार्क घोट डाला पूरा, सर्विस टैक्स 20 मार्क पूरा घोट डाला, 80 मार्क का पेपर सॉल्व किया। आई हैव एग्जामिशन इन जीएसटी ऑल्सो, मेरे को आईडीटी के अंदर भी एग्जामिशन था। प्लीज डू अंडरस्टैंड, इसका मतलब ये नहीं कि तुम ये सोचो कि ऑप्शन में क्या छोड़ना है। सी इट वर्क विथ मी, बिकॉज मैं ऐसा पर्सन था बचपन से कि मैंने ये चीज डिसाइड की, मैंने ये करना है, मैंने यही करना है, और मेरा वन ट्रैक माइंड है। आई लिटरली हैव वन ट्रैक माइंड। मतलब मैंने अगर मेरे दिमाग में ये चीज आ गई कि मुझे अभी आज क्लास पढ़ानी है, तो मेरे दिमाग में 24 घंटे क्लास ही घूमेगी। मेरा पूरा का पूरा जो दिन भर का शेड्यूल है वो क्लास के हिसाब से ही चेंज होगा। बाकी मैं कोई चीज एडजस्ट नहीं कर सकता और ना ही मेरे दिमाग में आती। इसलिए जब आपने पूछा कि हॉलीडेज वगैरह के लिए, इसलिए मैं बोलता हूं कि हर एक हॉलीडे कोई भी चीज मैं क्लास खत्म होने के बाद ही ले सकता हूं, क्योंकि अगर मैं इन बिटवीन द क्लास आपको छुट्टी देके 3-4 दिन हॉलीडे चले जाऊं ना, तो मेरा दिमाग में उधर भी क्लास ही सोचूंगा। मैं ये नहीं कह रहा, अब बाकी सब टीचर्स जाते हैं वो एडजस्ट कर सकते हैं, उनका उतना फोर्टे है। देखिए मेरे से थोड़ा नहीं होता, मेरी मुश्किल है ये। तो अगर मैं क्लास ले रहा हूं ना, मैं आज क्लास लेके जाऊंगा, कल भी मेरे दिमाग में क्लास ही चलेगा, परसों ही मेरे दिमाग में क्लास ही चलेगा। थ्रू आउट दिस एंटायर 80, 90, 100 डेज आई विल ओनली थिंक अबाउट क्लास। तो मैं हॉलीडे के ऊपर भी जब आता हूं, ऐसा नहीं मैंने ट्राई नहीं किया। मैं जब गया था बीवी के साथ में, वो बोलती है तेरे को तेरे बच्चे ही पैर जाए एक बार का। कई बार ऐसा हुआ है कि 3-4 दिन 4-5 दिन का हॉलीडे पे ऊपर गए, एक आध दिन पहले ही वापस आ गए, जस्ट बिकॉज कि वहां जाके एंजॉय होता ही नहीं है मेरे से। Are you guys understanding? वन ट्रैक माइंड है, कुछ कर नहीं सकता। पर अब मेरा वन ट्रैक माइंड है, इस वजह से ये चीज मेरे पास में एक पावर है कि मैंने डिसाइड किया कि 80 मार्क्स का पोर्शन मैंने पढ़ना है और 80 मार्क्स का मैंने सॉल्व करके आना है। तो ये कंफर्म है कि मैं 80 मार्क्स को पूरा परफेक्ट करके जाऊंगा, एंड बिकॉज दैट इज माई एडवांटेज। और ये मुझे पता था पहले। तो सबसे पहली बात, खुद को पहचानना जरूरी है। मैं खुद को पहचानता था कि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में 80-80 मार्क के भी लिखूं तो भी मुझे 60 आने ही है। आई वॉज वेरी श्योर अबाउट इट। एंड जीएसटी उस वक्त प्रैक्टिकली था, थ्योरी नहीं था। हमारे वक्त जीएसटी, एक्साइज, कस्टम, सर्विस टैक्स के प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आते थे, केस स्टडीज आते थे, तो इसलिए मुझे पता था। तो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में 80 मार्क्स का भी लिखो, आई वाज सो श्योर कि मुझे 60 आना ही है इसमें से, बिकॉज दैट इज हाउ आई प्रैक्टिस्ड। हाँ, आई नेवर ट्राइड दीज थिंग्स इन थ्योरी सब्जेक्ट, बिकॉज थ्योरी मेरा वीक था। सो मैंने कभी थ्योरी में ऑप्शन छोड़ने का सोचा ही नहीं, बिकॉज मेरे को समझ में ही नहीं आता था इसको लिखना कैसे। सो आई हैव स्ट्रेटेजी अबाउट दैट ऑल्सो, आई विल टेल यू, जस्ट वेट। अब अगर आपने ये कर लिया ना कि अदर लॉ की ये 30 मार्क में से अगर आपने 20 निकाल लिए, अदर लॉ के 30 में से अगर आपने 20, 7-8 मार्क, फेमा में से 2-3 मार्क से ज्यादा कटने नहीं चाहिए, क्योंकि हमने उसको बहुत अच्छे से पढ़ा है, राइटिंग भी अच्छे से किया है, क्वेश्चन आंसर डिस्कशन भी खत्म हुआ है। अब ये इसका जीसी और इंटरप्रिटेशन में वैसे भी मैं आपसे 50 मार्क्स ही मांग रहा हूं, 50% मार्क्स ही मांग रहा हूं, स्टैंडर्ड डिडक्शन वगैरह सब मिला के 50% इज फाइन। कैन आई एक्सपेक्ट दिस? हो गई बात खत्म। तो इसमें से अगर आपको 20 मार्क में मिल गए, चलो फॉर दैट मैटर 18 भी मिल गए, तो भी आपने ये समझ जाना है आपका पेपर 50 के ऊपर तो कंफर्म है। इज इट वेरी क्लियर? इसके बाद में आप उठा लो एलएलपी। एलएलपी तो घोट लेना भाई। मैं आपको एक बात मेंशन करूं, जितने लेक्चर्स मैंने एलएलपी के अंदर पिछले बैचेस में लिए हैं, उससे ज्यादा ही एक लेक्चर मैंने इस बैच में लिया है, जस्ट फॉर द पर्पस कि आपको हर एक चीज एब्सोल्युटली कंपनीज एक्ट के हिसाब से लिखवा के दूं। अब एलएलपी में इशू क्या है, वो दिखता पूरा कंपनीज एक्ट है, इसलिए उसको याद करना भी आसान है। पर उसका इशू क्या है, बच्चे ना एलएलपी को फाउंडेशन से जो निग्लेक्ट करते हैं, फाइनल लेवल तक निग्लेक्ट करते जाते हैं। फाउंडेशन में जो ऑप्शन पे छोड़ते हैं, फाइनल तक के ऑप्शन में ही रहता है। लेट मी टेल यू वेरी क्लियरली, एलएलपी इज अ वेरी स्कोरिंग टॉपिक। इट वाज अ स्कोरिंग एट द फाउंडेशन, इट इज अ स्कोरिंग एट द इंटर। प्रॉब्लम ये है, बच्चा उसको ध्यान नहीं देता, मतलब पूरा सिलेबस कवर करने में जाता है, एलएलपी छोड़ देता है। अरे एलएलपी कैश मार्क है मेरे भाई, एलएलपी जैसे कैश मार्क आपको नहीं मिलेंगे। सारे प्रोसीजर एब्सोल्यूट, पूरा कंपनीज एक्ट का कॉपी। फर्म, पार्टनरशिप फॉर्म और कंपनीज के अगर डिफरेंसेस जो जिस प्रकार से मैंने आपको दिए है वो भी याद रख लिए, तो भी आप आधे क्वेश्चन आपके एलएलपी के प्रिपेयर हो जाएंगे। बच्चे एलएलपी को निगलेक्ट करते हैं, मेरे को समझ में नहीं आता क्यों। अरे भाई बहुत सिंपल है, एलएलपी से 8 से 10 मार्क निकालना इज नॉट अ बिग डील है। कितना वो कितना लिखा है अपने उस फिगर के अंदर, सब जमा कर लो तो 5 पेज नहीं बनेगा।
5 पेज में कोई तुमको अगर जबरदस्ती 5-6 पेज, चलो 5-6 पेज में तुम्हें कोई जब 8 से 10 मार्क दे रहे, पागल हो तुम? लाना ही है इसमें से, कोई भी स्ट्रेटेजी यूज कर लो, एलएलपी चाहिए। कोई भी स्ट्रेटेजी यूज कर लो, ये जितने स्ट्रेटेजी बोल रहा हूं उन सब में एलएलपी चाहिए। एलएलपी के 8 के 10 मार्क में काउंट कर रहा हूं, एलएलपी नहीं छोड़ना है भाई। ये कैश मार्क्स है ना, कंसेप्चुअली डिफिकल्ट है, पॉइंट सारे एब्सोल्यूट है, 1 2 3 4 जितना लिखोगे उतने मार्क्स मिलने वाले। कौन पागल है जो छोड़ेगा इसको? अरे भाई उधर जीसीए वगैरह जैसे कंसेप्ट्स के ऊपर ज्यादा मेहनत करने से अच्छा, उससे अच्छा तो एलएलपी रट ले भाई। तो जीसीए नॉर्मल पर एलएलपी एक बार ज्यादा रट, जितने इसमें तुम जीसीए और इंटरप्रिटेशन रखोगे उसमें एलएलपी 3 बार रटा जाएगा भाई साहब। एलएलपी नहीं छोड़ना है। 8 से 10 मार्क कैश देके जा रही, इंस्टीट्यूट ने बहुत बड़ा ब्लंडर करके रखा है। इंस्टीट्यूट को समझ में नहीं आ रहा उन्होंने क्या किया है। मतलब फाउंडेशन लेवल पे भी 8 से 10 मार्क, इंटर लेवल पे भी 8 से 10 मार्क, प्रोसीजर बोलने के लिए सेम है पूरी, और कंपनीज एक्ट का ही कॉपी है। बचा क्या है? ये नहीं छोड़ना है, ये 8 से 10 चाहिए। अगर तुमने एलएलपी के 8 से 10 निकाल लिए, हो गया ना भाई, 35 से 40 मार्क के ऊपर पेपर आ गया तुम्हारा। बचे हुए 60 में से, अब अगर तुमने एलएलपी भी कर लिया, बचे हुए 60 में से तुम्हें सिर्फ 25 चाहिए एग्जामिशन के लिए। हाँ, तुमने एलएलपी भी कर दिया तो अब पासिंग की नहीं सोचना, अब सोचना दूसरे सब्जेक्ट को भी कैसे खींचू। आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग? दूसरे को भी कैसे खींचू, ये है पहला स्ट्रेटेजी। अब इसके बाद में कंपनीज एक्ट तो मैंने पढ़ा है तुमको, मेरे को मालूम है। कंपनीज एक्ट तुम कैसा भी रखो 25 मार्क तो आराम से आ जाएंगे। सेक्शन याद कर ली, फॉर्म याद कर ली, बचा क्या है उसमें? दिस इज द फर्स्ट स्ट्रेटेजी। दिस इज क्या बोले एक बार जो से फर्स्ट स्ट्रेटेजी। पर ये उनके लिए है अदर लॉ वाली स्ट्रेटेजी जो रिसाइटिंग कर सकते हैं, बिकॉज इसमें मेन दो जो टॉपिक है जिसमें से 50 मार्क चाहिए हमको, जो भी स्पेलिंग है रिसाइटिंग है। लास्ट डे पे भी ठीक नहीं होता। सो ये रिसाइटिंग वाली स्ट्रेटेजी है। ये कौन सी स्ट्रेटेजी बोले एक बार? रिसाइटिंग। ठीक है, जो रिसाइट कर सकते हैं, अदर लॉ रिसाइट कर सकते हैं उनके लिए, एलएलपी रिसाइट कर सकते हैं उनके लिए। दूसरा स्ट्रेटेजी, अगर आप हो एनालिटिकल, अगर आप एनालिटिकल हो, जो मैक्सिमम क्राउड है, तो फिर भाई साहब आपके लिए मेहनत थोड़ी सी बढ़ जाएगी। सी दिस इज अ सेफ बेट। जो अभी मैंने स्ट्रेटेजी 1 बोला इज अ सेफ बेट, इसमें कुछ गलत नहीं हो सकता। फेमा में अगर आपने ठीक से पढ़ा 8 के नीचे मार्क जा ही नहीं सकते। एलएलपी आपने ठीक से रटा 8 के नीचे मार्क जा ही नहीं सकते। फेमा और एलएलपी मिलकर आपको 15 से 16 मार्क दे देंगे, बाकी अदर लॉ से आपको 10 मार्क लेके आने, जो कभी भी आराम से आएंगे। सो दिस इज सेफ बेट, आई विल ऑलवेज से गो विद दिस स्ट्रेटेजी। बचा हुआ कंपनीज एक्ट तुम कभी भी पेल दोगे, वो दैट आई एम श्योर ऑफ। पर अगर आप एनालिटिकल और ये आपसे हो ही नहीं रहा, होने ही नहीं वाला है, तो उठाओ फिर 60 मार्क कंपनीज एक्ट के, जितने प्रैक्टिकल केस स्टडीज सॉल्व कर सकते हो, जितने प्रैक्टिकल केस स्टडीज सॉल्व कर सकते हो सभी के सभी सॉल्व करो। क्योंकि एनालिटिकल हो ना, एनालिटिकल हो तो फिर केस स्टडी सॉल्व करो अब बैठ के, और इसमें से कुछ भी करके 40 मार्क्स लेके आओ। इसमें से कुछ भी करके 40 मार्क्स लेके आओ। बचे हुए जो 40 है ना, उसमें से 40 मार्क्स जो बचे हैं, वापस एलएलपी ऐड करो 8 मार्क, क्योंकि आपने कंपनीज एक्ट अगर पूरा एनालिटिकल सॉल्व किया तो एलएलपी तो आपका वैसे ही बन जाना है। आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग? तो ये तो 8 मार्क आपके वैसे ही आने हैं। सो ये 60 मार्क में से 40 और 8 हो गए 50। अदर लॉ में से आपको सिर्फ 10 ही लाने हैं। फिर अदर लॉ का 20 मार्क का बर्डन ही खत्म, फेमा का भी बर्डन खत्म। अदर लॉ में से उठाओ, कितने मार्क्स ला लो बोले एक बार जो से 10 मार्क। ये है आपका दूसरा स्ट्रेटेजी, जिसके अंदर लगभग 60 के आसपास पहुंच सकते हो। पर इसमें श्योरिटी नहीं है कि आपको 60 आएंगे ही क्या। क्यों श्योरिटी नहीं है? बिकॉज ये 60 मार्क्स के अंदर से आप 40 जो एक्सपेक्ट कर रहे हो ना, यही ब्लंडर है। इंस्टीट्यूट स्टैंडर्ड डिडक्शन के ऊपर आ गया ना, तो ये 40 स्कोर करना भी बहुत मुश्किल है। इंस्टीट्यूट कितना भी स्टैंडर्ड डिडक्शन पे आ जाए, फर्स्ट स्ट्रेटेजी के अंदर मार्क्स काटना आसान नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां सब एब्सोल्यूट मार्क है। फेमा के मार्क्स नहीं काट सकते। तुमने पॉइंट लिखा है, कैसे क्या काटेंगे? करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन प्रोहिबिटेड वाला लिस्ट पूछा, कहां काटेंगे बताओ मुझे? फेमा के अंदर ट्रांजैक्शन अलाउड है नहीं अलाउड है, तुमने लिखा कि भैया ये अलाउड है, आंसर सही है, शेड्यूल मेंशन किया, रूल मेंशन किया, कहां काटेंगे? फेमा में मार्क्स नहीं कटेंगे, एलएलपी में मार्क्स नहीं कटेंगे। मार्क्स कटने के चांसेस अदर लॉ में, वो तो मैंने ऑलरेडी 50% पकड़ा है। आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग? दूसरा, ये स्ट्रेटेजी आप कर सकते हो अगर आप एनालिटिकल हो। हाँ, पर मैंने इस स्ट्रेटेजी के साथ भी बच्चों को तगड़ा स्कोर करते हुए देखा है, गलत नहीं है। हाँ, ये स्ट्रेटेजी में ऐसा है कि फिर वो 60 मार्क ऐसे बना लो कि उसमें कोई चेंज ना हो पाए। आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग? सबसे आखिरी जो स्ट्रेटेजी में बिल्कुल रिकमेंड नहीं करता, बट अब क्या, हाथों की 5 उंगलियां सेम नहीं होती, तुम्हें को उनके लिए भी देना जरूरी है जिनके लिए कुछ वर्क नहीं करता।
हालांकि दिस इज द लीस्ट प्रेफर्ड स्ट्रेटेजी। आईसीआई मॉड्यूल का वेटेज उठाओ, ऑल इंपॉर्टेंट टॉपिक्स घोट के चले जाओ, बट दिस इज नॉट अ स्ट्रेटेजी, प्लीज डू अंडरस्टैंड, दिस इज काम चलाऊपना। आप इससे एग्जामिनेशन कभी भी एक्सपेक्ट मत करना, इस स्ट्रेटेजी से एग्जाम नहीं आएगा, ये आपका लास्ट रिसोर्ट है, ये जिंदगी भर पढ़ नहीं पाए, आखिरी 1-2 महीना ही मिला पढ़ने के लिए, देन दिस इज अ सेफ स्ट्रेटेजी। ये सबसे हेवी टॉपिक्स उठा लो, दन 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 घोट के चल जाओ, खत्म। अब क्या कर सकते हो? बट इफ यू वांट टू बी अ स्कोरर, स्कोरिंग सबसे ज्यादा फर्स्ट स्ट्रेटेजी में आएगा, क्योंकि यहां के 25-30 तुम सिक्योर कर लो ना बेटा एलएलपी, और इसमें बचे हुए 60 में से मैं बता रहा हूं, कंपनीज एक्ट तुम्हारा इस प्रकार से किया है अपन ने कि बचे हुए 60 में से 30, 35, 40 लाना मुश्किल नहीं है। मैं इसलिए तो बोल रहा हूं कि देर आर मेनी स्टूडेंट, 40-50 स्टूडेंट हो गए लास्ट 2 अटेम्प्ट में हु आर स्कोरिंग मोर देन 70 मार्क्स इन इंटर लॉ, 70 मार्क्स से ज्यादा। ये रैंकिंग वाला मार्क्स है, क्यों? बिकॉज दे इंप्लीमेंटेड द फर्स्ट स्ट्रेटेजी, सिंपल एज दैट। आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग? सबको समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? एवरीबडी इक्वेशन समझ में आया क्या कह रहा हूं? आ जाओ बेटा, अंदर आके बैठ जाओ, लास्ट बेंच पे कहीं तो भी। अथर्व है क्या? ठीक है, फाइन। अथर्व वेळ दे अजून 15-20 मिनट। ओके, यहां तक समझ में आया? जिन लोगों को आइसक्रीम की भूख लगे बोर्ड पे ध्यान दो, ठीक है? आएगा, सब आएगा, पर दिस इज मोर इंपॉर्टेंट। एक आइसक्रीम से चेंज नहीं होगा, पर ये समझने से बहुत सारे आइसक्रीम आ सकते हैं, और सिर्फ खुद के लिए नहीं, बाकी सबके लिए भी, ठीक आहे? ऐक ना अथर्व, सध्या डिस्टर्ब नको करू, खूप इंपॉर्टंट डिस्कशन चाललंय, ठीक आहे? जे ठेवलंय ठेवून दे सध्या, पण सध्या काहीच दार वगैरे काहीच नको उघडू, इंपॉर्टंट एरिया चाललाय, ठीक आहे? जस्ट थांब। ओके, लास्ट चीज ये हो गया स्टेप 2। स्टेप 1 में हमने ये समझा कि हमको प्रैक्टिस कैसे करनी है और प्रैक्टिस करना जरूरी है। सब जन बोलो, स्टेप 1 में हमने क्या समझा? प्रैक्टिस कैसे करनी है और प्रैक्टिस करना जरूरी है। दादा थांबून जा ना, थांबून जा, थांबून जा, ठेवून द्या ते, आई विल कॉल यू नेक्स्ट। अभी नहीं बांटना है दादा, समय अभी 15-20 मिनट रुक जाइए ना, बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन चल रहा है। ठीक है, आप बैठ सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, बैठ जाइए चाहिए तो, पर सिर्फ डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए, वो एक रिक्वेस्ट है मेरा, प्लीज। ठीक, ओके। सो स्टेप 1 में हमने क्या सीखा कि हमें प्रैक्टिस करना है और स्पेसिफिक अमाउंट और समय हमको डेडिकेट करना जरूरी है कंपेयर टू प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, इज इट? स्टेप 2 में हमने क्या सीखा कि हमको सब्जेक्ट को किस प्रकार से अप्रोच करना है। जोर से बोले एक बार, सुनो। स्टेप 3 एंड लास्ट, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, सबसे इंपॉर्टेंट, एक ही सेंटेंस में बोलूंगा, याद रख लेना, हो सके तो घोट लेना। 100 मार्क का पेपर जो लिख के आएगा पूरा, चाहे तुम्हें कुछ आए, चाहे तुम्हें कुछ ना आए, चाहे तुम फेंक के आए, ठीक है? चाहे तुम्हें कुछ आए, चाहे तुम्हें कुछ ना आए, या चाहे तुम फेंक के आए, 100 मार्क का जो पेपर पूरा लिखा, उसने ही एक्सपेक्ट करना कि उसको 50+ आएंगे, अदरवाइज तुमने एक्सपेक्ट करने का नहीं। मैडम ओ सर, करोड़ का डील बाद में, फोकस बोर्ड पे। 100 मार्क का पेपर जो लिखेगा, मैं बोल रहा हूं ये बात गुरु मंत्र मान लेना या काले पत्थर की लकीर समझना, तुमने अगर 100 मार्क का पेपर लिखा तो 50 आने के चांसेस है, 50 के ऊपर एक्सपेक्ट करना, अदरवाइज एक्सपेक्ट ही नहीं करना, तुम्हारा एक्सपेक्टेशन ही गलत है। लॉ वो सब्जेक्ट है जिसमें 1 मार्क पर क्वेश्चन शगुन का कटता है। 20 थ्योरी क्वेश्चन सॉल्व करोगे 4-4 मार्क के, तो भी 20 मार्क स्टैंडर्ड डिडक्शन में ही निकल जाएंगे। दैट्स व्हाई लॉ में कभी भी स्कोर आपको 85 और 90 के नहीं दिखेंगे। क्यों? क्योंकि 15 से 20 मार्क रैंकर के भी शगुन के कटते हैं भाई। अब जिस सब्जेक्ट में 15 से 20 मार्क शगुन के कटने वाले हैं और तुम लिख के आए लेट से 80 मार्क का पेपर, तो तुम्हारा पेपर लिखा 80 मार्क का हुआ आउट ऑफ 60 है वो, क्योंकि 20 मार्क स्टैंडर्ड डिडक्शन के चले, और तुमने अगर 80 मार्क का पेपर लिखा है ना, तो फॉर श्योर कि आखिरी 10 मार्क तो ब्लंडर ही है, कि वो तुम्हें आता ही नहीं है। ठीक है, इतना तो वैल्यूअर को समझ में आता है कि तुमने अगर 70 मार्क का 80 मार्क का पेपर लिखा है ना, मतलब 10-15 मार्क तो तुम्हारे ठपे हुए हैं एंड वाले, और वैल्यूअर भी एंड के 10-15 मार्क को ठपे हुए नजर से ही देखता है। पर तुम अगर 100 मार्क का पूरा पेपर लिख रहे हो ना,
You don't have a chance to look at the any answer ठपा हुआ, क्योंकि तुमने 100 मार्क पूरा लिखा है ना, कैसे जज करेगा क्या सही है और क्या गलत है? पर जब तुमने 80 का ही लिखा है तो ये मान के चलता है कि तुम्हें आता 70 ही था, ये 10 मार्क तो तुमने खुद को खींचा तीना है। इज इट वेरी क्लियर? सो 80, अब सोचो 80 का पेपर सॉल्व करके आए, 20 स्टैंडर्ड डिडक्शन में चले गए, 60 का पेपर हो गया, ये 60 का तुमने एक्यूरेट लिखा है सब, चलो 70 का तुमने 100% एक्यूरेट लिखा है, और इसमें भी अदर लॉ है। व्हाट डू यू थिंक? अदर लॉ लिखा होगा तुमने 20 एक मार्क का, उसमें से 10 ही आना है, 10 बचा हुआ तुमने लिखा, अच्छा ये 20 मार्क का अदर लॉ चला गया, बचा कितना? 50 मार्क। 50 मार्क में से तुमने एब्सोल्युटली लाभ ही लिए, 30 मार्क 35 मार्क, चलो 30-35 पास हो गया पेपर, पर रहा तो 45 पे ही ना बेटा, मतलब बर्डन तुमने दूसरे सब्जेक्ट पे शिफ्ट कर दिया। हम लॉ पढ़ इसलिए रहे क्योंकि दूसरे सब्जेक्ट का बर्डन उठा पाए, इसलिए नहीं कि दूसरा ले पाए, बिकॉज अकाउंट्स उसका कोई भरोसा नहीं है, तुम्हारे नाम में ही चार्टर्ड अकाउंटेंट आता है, जिसके नाम में चार्टर्ड अकाउंटेंट आता है उसको क्या अकाउंट्स इजी आएगा? इंस्टीट्यूट अकाउंट्स में कभी भी, और वो तो पहला पेपर होता है, वो तो फिल्टर पेपर है कि जितने भी भूले बिसरे से एग्जाम की फीस भर के चांस मारने के लिए आए हैं उनको पहले ही आउट कर दो, और उसमें भी क्वेश्चन नंबर 1 में ही आउट, टेंशन ही नहीं। 20 मार्क का एक सवाल, बूम, बंदा सोचता अगले अटेम्प्ट में अच्छे से पढ़ूंगा। इज इट? तो भाई यू डोंट एक्सपेक्ट कि अकाउंट्स तुम्हारे साथ कोई अच्छी चीज करने वाला है, प्लीज, इट्स नॉट फॉर दैट पर्पस। चार्टर्ड अकाउंटेंट के नाम में अगर अकाउंट का पेपर ही इजी आ गया तो हो गया काम। दूसरा लॉ है, तीसरा डीटी और जीएसटी है, जिसका साइज ही तुमसे संभाला नहीं जाता। बताने के लिए एक सब्जेक्ट है, दिखाने के 2 है, पढ़ने के लिए 3 लगते हैं। इज इट? अब सी प्रॉब्लम सब्जेक्ट स्कोरिंग नहीं, ऐसा नहीं है, डीटी जीएसटी टोटली स्कोरिंग है, पर भाई पूरा पढ़ के तो दिखाओ और सब कुछ याद रख के दिखाओ। इज इट पॉसिबल? बचा बर्डन लेने वाला सब्जेक्ट कौन सा? हाँ, वो खुदा का शुक्र है अगर डीटी जीएसटी और अकाउंट्स इजी आ गया तो, पर उसके एक्सपेक्टेशन से नहीं जा सकते ना बेटा। हाँ, लॉ कितना भी बुरा जाए, थेरी सब्जेक्ट का पता है लॉ का एक एडवांटेज क्या है, कितना भी बुरा आए तो भी 5-10 मार्क का डेविएशन, अगर अच्छे से पढ़ के गए हो, और कितना भी अच्छा है तो भी 5-10 मार्क का ही डेविएशन, कितना भी अच्छा पेपर आए, इजीएस्ट भी, मतलब मैं आपको बोलूं वर्स्ट पेपर आया, वर्स्ट, तो भी तुम अच्छे से पढ़ाए ना 50 के नीचे जाओगे, बेस्ट पेपर आया ना बेस्ट, तो भी तुम 70 के ऊपर नहीं जा पाओगे। ये रेंज है, पर कितनी अच्छी बात है, द मोर द रिस्क द मोर इज द रिवॉर्ड, सो लेसर द रिस्क द लेसर इज द रिवॉर्ड। पर रिवॉर्ड तो कंफर्म है ना भाई, डेविएशन तो नहीं है रिवॉर्ड में, एंड दैट इज व्हाई आई से कि 100 मार्क का पेपर लिख के ही आना। प्लीज डू अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली मैं क्या कह रहा हूं। अगर आप 100 मार्क का पेपर लिख रहे हो, आपका स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए? 100 मार्क का पेपर मैं लिख रहा हूं, 75 मार्क्स मिनिमम मैं करेक्ट लिख रहा हूं, कि मुझे पता है ये 75 मार्क मेरे हैं। ये डिवीजन होना चाहिए कि 100 मार्क का पेपर तो मैं पूरा लिख रहा हूं, पर 75 मार्क का मिनिमम मेरा एब्सोल्यूट है। इस लेवल का प्रिपरेशन होना चाहिए। अगर आपका प्रिपरेशन ऐसा है कि 100 का तो पूरा लिखा, उसमें 60 का ही बराबर है, ये प्रिपरेशन नहीं है। अगर तुम साल भर पढ़ रहे हो तो एंड में तुम ये नहीं बोल सकते कि 75 का भी मेरा ठीक नहीं था। साल भर पढ़ रहे हो तो फिर पढ़े क्या आपने भाई साहब? एटलीस्ट इतना तो हक बनता है ना भाई कि अगर तुमने साल भर पढ़ा है तो 75 मार्क तो सही मानना चाहिए ना भाई साहब। 25 मार्क का मार्जिन छोड़ा है मैंने कि 25 मार्क का लेट से तुमको सिर्फ कंसेप्ट आता है, थोड़ा इधर उधर है, याद नहीं आता। 25 मार्क का मैं तुम्हें मानता हूं कि थोड़ा इधर उधर आता है, पर 75 तो आता है ना कि ये करेक्ट ही होगा। ये 75 में से तुमको चाहिए 40 आ तो सकते हैं ना। अगर तुमने सब करेक्ट लिखा है 75 मार्क का तो 40 तो आ सकते हैं ना बच्चों। बच्चों बोलो हाँ या ना। सो ये 75 में से कितने चाहिए? 40। बचा कितना? 25 मार्क। इसमें से 10 भी मिल गए तो भी आपका काम खत्म है। 50 मार्क, गेम ओवर। इज इट वेरी क्लियर? ये सिंपल स्ट्रेटेजी है। 75 में से 40 लेके आओ,
प्लस 25 जो नहीं आता वो फेंक फेंक के 10 लेके आओ। प्रॉब्लम क्या होता है, बच्चा लॉ के पेपर में ना 80 मार्क का लिखने जाता है और 80 मार्क का एकदम करेक्ट एब्सोल्यूट लिखने जाता है। बिल्कुल नहीं। अगर लॉ के पेपर में आपने एक आधा पॉइंट कम लिखा हर एक क्वेश्चन में, कोई दिक्कत नहीं, टू द पॉइंट जाओ। एक आधा पॉइंट कम हुआ कोई दिक्कत नहीं। क्यों? क्योंकि एनीवे स्टैंडर्ड डिडक्शन होना है। अरे भाई तूने एक पॉइंट ज्यादा लिखा तो ऐसा तो है नहीं ना कि तेरे को पूरे मार्क मिल जाएंगे। स्टैंडर्ड डिडक्शन तो एनीवेज होना है ना भाई साहब, बोलो हाँ या ना। अब जिस पेपर में स्टैंडर्ड डिडक्शन होना ही है उस पेपर में आप कितना ज्यादा अटेम्प्ट करते हो उसके ऊपर चीजें डिपेंड रहती है। तो अगर आप 100 मार्क का पेपर अटेंड करके आओगे तो 50 एक्सपेक्ट करना, जिसने 100 के नीचे एक भी मार्क लिखा उसने 50 एक्सपेक्ट करने का नहीं। सर पर मेरे दोस्त का ऐसा हुआ था उसने 80 का ही लिखा और उसको एग्जामिनेशन आ गया, वो बहुत लकी है, उसकी जिंदगी अच्छी है, उसके शनि राहु केतु सब जगह पे है, तुम्हारे है, बात खत्म। इज इट वेरी क्लियर? प्रिपरेशन ऐसा करने का इंसान ने कि मैं सबसे अनलकी बंदा हूं, पेपर भी ऐसा देने का कि मैं सबसे अनलकी बंदा हूं, सिर्फ रिजल्ट के टाइम पे ये एक्सपेक्ट करने का कि मैं सबसे लकी बंदा हूं। इज इट वेरी क्लियर? अनलकी बन के प्रिपरेशन करो, लकी बन के रिजल्ट देखो, सिंपल एज दैट। इससे ज्यादा कुछ बेटर नहीं हो सकता। इज इट वेरी क्लियर? तुम अगर तुम्हारी प्रिपरेशन में लक लाओगे तुम्हारी लग गई वाट। 100 मार्क्स का पेपर मस्ट है। अब ये तो मैंने बहुत पेसिमिस्टिक एग्जांपल लिया, बहुत, कि 100 मार्क में से तुमको 75 का ही आता है। जिस हिसाब से आप, अगर तुमने पूरी क्लास मेरे साथ की है और जिस हिसाब से हमने पढ़ा है, ये पॉसिबल ही नहीं है कि तुमको बचे हुए चीजों का कंसेप्ट भी नहीं आएगा। मैं ये भी बोलता हूं जिस प्रकार से हमने पढ़ा, अगर 75 तुम्हारा एब्सोल्यूट है, 25 का कंसेप्ट तो मिनिमम तुम्हें आएगा, और जिस चीज का कंसेप्ट या प्रोविजन भी तुमने एक दो पॉइंट लिख दे, हो गया ना काम, 10 मार्क ही चाहिए उसमें से। और इधर भी मार्जिन कितना छोड़ा है मैंने, आप सोचिए, 40 मार्क, 35 मार्क का मार्जिन छोड़ा है मैंने, 35 मार्क्स का मार्जिन छोड़ा है। 35 मार्क्स मतलब पर क्वेश्चन 1.5 मार्क भी अगर हमने छोड़ दिया 20 क्वेश्चन का तो भी होता है। 4 में से सिर्फ 2.5 ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं। आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग? ये स्ट्रेटेजी गलत नहीं जा सकता, इससे गलत कुछ हो नहीं सकता। इससे गलत अगर कुछ हो रहा है इसका मतलब प्रिपरेशन गलत है, फिर प्रिपरेशन सही नहीं है। ये स्ट्रेटेजी कभी भी गलत नहीं जा सकता। 75 मार्क का आना ही चाहिए, 25 मार्क का कंसेप्ट आना चाहिए, और उसके ऊपर फेंकने का टैलेंट तो तुम्हारे पास बीकॉम ने बढ़ा के रखा है। आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग? सबको समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? हाँ, अब बात करते हैं स्कोरिंग की। सर ये तो तुम बेसिक बेसिक बोल रहे हो, स्कोरिंग बस इस 75 मार्क को बढ़ा दो। जिसको ये 75 की जगह पे 80 मार्क का एब्सोल्यूट आएगा, 5-5 मार्क ऐड करते चलो। जिसको 75 की जगह पे 90 मार्क का एब्सोल्यूट आएगा, 10 मार्क ऐड कर दो। जिसको 75 की जगह पे 95 मार्क्स का पूरा पेपर आ रहा है, 15 मार्क ऐड कर दो। इट इज एज सिंपल एज दैट। उतना ज्यादा स्कोर आपका बढ़ता जाएगा। क्लियर है? और ये 35 मार्क्स का मार्जिन इतना पेसिमिस्टिक लिया है, आप सोचो जस्ट 50% प्लस में कुछ एक्सपेक्ट कर रहा हूं 75 में से, इतना तो कैपेसिटी है अपना। सो लॉ का पेपर इज नॉट अबाउट कितना भारी लिख रहे हो हर क्वेश्चन। हाँ, लॉ का पेपर इज अबाउट 100 मार्क्स का पूरा पेपर लिख रहे हो क्या। अगर तुम थ्योरी पेपर पूरा 100 मार्क का लिख रहे हो ना, थ्योरी पेपर 100 मार्क का लिख रहे हो, उसमें से 75 मार्क का तुम्हारी कॉन्फिडेंस वाला है, तुम फेल हो ही नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं, इक्वेशन के बाहर है वो चीज, मैथमेटिकली भी प्रूव नहीं हो सकती। आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग? क्योंकि आप सोचो इससे और क्या पेसिमिस्टिक जाऊं मैं, 75 में से 40 ही बोल रहा हूं, इधर 35 भी बोलूं तो भी 45 बनते भाई, आधे भी बोलूं तो भी 45 बन रहे हैं। सो इक्वेशन इज वेरी सिंपल। 100 मार्क्स का पेपर जिसने लिखा उसने 50 के ऊपर एक्सपेक्ट करने का, जिसने 100 का नहीं लिखा उसने 50 के ऊपर एक्सपेक्ट करने का नहीं। इज इट वेरी क्लियर? अब तुम्हारे अगर ये 75 मार्क बहुत अच्छे हैं और तुम भाई साहब इसके अंदर से 15 पर क्वेश्चन 1 मार्क का स्टैंडर्ड डिडक्शन खाने वाले हो, बाकी सब करेक्ट है, हो गया ना भाई, इधर ही तेरे पेपर 60 पे है। अगर तुम 15 मार्क का स्टैंडर्ड डिडक्शन लेने वाले हो गया ना, तेरा इधर ही पेपर 60 पे है, ऊपर के 10 तो तेरी क्रीम है, 70 का स्कोर ऐसे ही आ जाएगा। चलो इसमें से पर क्वेश्चन 1 मार्क का डिडक्शन है, पर क्वेश्चन हमने अगर 20 क्वेश्चन के अंदर लगभग हमने सब मिला के भाई साहब 20 मार्क का डिडक्शन ले लिया तो भी 55 का है। अगर तुमने 25 मार्क का डिडक्शन ले लिया तो भी 50 का है। पर 75 मार्क का तुम्हें आना ही चाहिए। अब वो 75 मार्क का कैसे आएगा, उसके लिए स्ट्रेटेजी बने। वो 75 मार्क्स के लिए क्या है, स्ट्रेटेजी बने। उसमें से 40 तो इधर ही है ना, मदर लॉ प्लस एलएलपी, बचा हुआ मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन ठोक दो, शेयर कैपिटल डिबेंचर ठोक दो, खत्म हो गया ना बात, हो गया ना 75 मार्क। 40 मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन 10-12, शेयर कैपिटल डिबेंचर 10-12, खत्म।
और इनकॉर्पोरेशन तो खुद ही होके आ जाएगा, तुम कितना भी मत पढ़ो। और रिवाइज ही इतनी बार हुआ है, आना ही है उसको, कैसे नहीं आएगा? आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग? सो ये 75 और 25 का स्ट्रेटेजी भूलने का नहीं। हाँ, इसके ऊपर जितना तुम्हारा बढ़ेगा, 75 का 80, 80 का 85, 85, 75 इज योर बेस लाइन। 3 स्टेप्स मैंने बोले आज, इसकी गांठ मान लेना और तुम इसके बाहर गए, तुम्हारी लग गई। स्टेप नंबर 1, समय देना जरूरी है। स्टेप नंबर 2, और कैसे देना है उसका स्टेप्स लिख के दिया है। स्टेप नंबर 2, स्ट्रेटेजी वाइज कौन सी चीज को अप्रोच करना और कौन से को नहीं, ये बोला है। एंड स्टेप नंबर 3, दैट इज 75 मार्क का 100 मार्क का पूरा पेपर लिखना है, जिसमें से 75 के ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। इज इट वेरी क्लियर? इतना करो तो मैं गारंटी से बोलता हूं, मैथमेटिकली इफ यू एग्जीक्यूट दिस प्लान ओनली, इट इज इम्पॉसिबल मैथमेटिकली, साइंटिफिकली बाय प्रूविंग कि तुम इसके अंदर फेल हो जाओगे। 50 के नीचे मार्क नहीं आ सकते इफ यू इम्प्लीमेंट ऑल दीज 3 स्टेप्स। इज इट वेरी क्लियर? सबको समझ में आ रहा है पक्का? जोर से बोले सुनो। हाँ, एक और गलत बात, जब मैं बोलता हूँ स्ट्रेटेजी 1 फॉलो करो, स्ट्रेटेजी 1 फॉलो करो, स्ट्रेटेजी 1 फॉलो करो, बच्चे गलती करते हैं, स्ट्रेटेजी 1 पे ही रह जाते हैं। सर मैंने तो अदर लॉ और एलएलपी बहुत अच्छे से किया था सर, पर उसके सर पर फिर भी मार्क्स नहीं आए। बड़ा कंपनी सर आपने तो सिर्फ अदर लॉ और एलएलपी ही बोला था ना। स्ट्रेटेजी 1 इज सब्जेक्ट टू अज्यूमिंग कि कंपनी तुम्हारा अच्छा है, क्योंकि उसके ऊपर हमने मेहनत की है। टेस्ट पेपर नहीं है अदर लॉ एलएलपी का कि 40 मार्क का दे के आओ। समझ में आ रहा है? कंपनीज तो अच्छा रहेगा ही तुम्हारा। सेक्शन याद किए, चार्ट याद किए, हर एक का एडब्ल्यूपी है, कंसेप्ट अच्छा है, एनालिटिकल हो गया है, 100-150 सवाल सॉल्व किए हैं। अभी क्या चाहिए? और क्या 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 शिव जी को भी मिला है साथ में, तीनों मिलकर एक साथ त्रिमूर्ति वरदान दे दो। अरे बोलो। सो यू नीड टू बी वेरी प्रिसाइज। ये स्ट्रेटेजी 1 का अजम्पशन ये है कि कंपनी लॉ भी तुम अच्छे से पढ़ने वाले हो, बट स्ट्रेटेजी 1 पे आपको थोड़ा ज्यादा फोकस करना है कि इस हिसाब से मुझे जाना है। बिकॉज विदाउट प्लान तुम अगर सीधा मैदान में घुस जाओगे, पता नहीं किधर किसको मारना है, खुद ही चक्रव्यूह में फंस के रह जाओगे। आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग? ये चीज को याद रखिएगा। ये है आपकी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी।